आर्मी चीफ के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह का अचानक सिलीगुड़ी बॉर्डर पहुंचना क्या महज एक इत्तेफाक है, या फिर दिल्ली में चिकन नेक को लेकर कोई ऐसा खौफनाक फैसला हो चुका है जिसकी भनक ढाका और बीजिंग को भी नहीं है? जब बांग्लादेश का नया नेतृत्व चीन और आईएसआई की गोद में बैठकर जश्न मना रहा था, तब अजीत डोभाल ने पर्दे के पीछे से वो कौन सा साइलेंट ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया कि अब ढाका के नेताओं को रातों में पसीने आ रहे हैं। भारत की सीमा से सटे लालमोनिरहाट एयरबेस के अंदर चीन आखिर दुनिया से छिपाकर वो कौन सा गुप्त हथियार तैनात कर रहा है जिसके एक्टिवेट होते ही भारत का नॉर्थ ईस्ट देश से कट सकता है, और इसे तबाह करने का इंडियन आर्मी का प्लान बी क्या है? आखिर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने वो कौन सी नब्ज दबा दी है कि पूरा बांग्लादेश बिना सेना भेजे ही पैनिक करने लगा है? क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा अदृश्य स्विच है जिसे अगर मोदी सरकार आज दबा दे तो 24 घंटे के अंदर पूरा बांग्लादेश भयानक अंधेरे, भूख और महंगाई में डूब जाएगा? अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्ते एक बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुके हैं। 1971 में जिस देश को भारत ने अपने खून और पसीने से सींच कर आजाद करवाया था, आज उसी देश का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सीधे तौर पर भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिला रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और उसके बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान का बढ़ता प्रभाव साफ तौर पर ढाका को चीन और पाकिस्तान की गोद में धकेल रहा है। पीएम तारिक रहमान ने कूटनीतिक परंपराओं को दरकिनार करते हुए अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर चीन का चयन किया, लेकिन दिल्ली इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात को मूक दर्शक बनकर नहीं देख रही है। भारत ने एक ऐसी बहुआयामी रणनीति तैयार कर ली है जिसने ढाका और बीजिंग दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस पूरी कूटनीतिक और सैन्य आक्रामकता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित यह संकरा भूभाग अपनी सबसे कम चौड़ाई पर 20 किलोमीटर से भी कम है। यही वो इकलौता लैंड कॉरिडोर है जो भारत की मुख्य भूमि को सड़क और रेल मार्ग के जरिए हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। चीन की लंबे समय से इस 20 किलोमीटर के स्ट्रेच पर बुरी नजर रही है। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ढाका के कर्ता धर्ता चीन को बॉर्डर इलाके में पैर जमाने के लिए सीधे जमीन मुहैया करा रहे हैं। चाहे वो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट हो या लालमोनिरहाट एयरबेस को डेवलप करने की योजना, हर जगह चीन को आमंत्रित किया जा रहा है। लालमोनिरहाट एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग की ओर से यहाँ विशाल हैंगर बनाए जा रहे हैं। यहाँ चीनी रडार या किसी भी तरह की मिलिट्री और इंजीनियरिंग उपस्थिति का सीधा मतलब है कि युद्ध की स्थिति में चीन भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश से काटने की हिमाकत कर सकता है। भारत के लिए यह एक सीधी रेड लाइन है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पड़ोस में चीन की सैन्य या डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि इंडियन आर्मी चीफ के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी की यात्रा पर पहुंचे हैं। यह कोई रूटीन द्वारा नहीं है, बल्कि ढाका और बीजिंग को दिया गया एक कड़ा सैन्य और राजनीतिक संदेश है। सेना प्रमुख ने हाल ही में पश्चिम बंगाल स्थित बेंगडुबी मिलिट्री स्टेशन का दौरा कर पूर्वी कमान की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। यह सैन्य स्टेशन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान में अपनी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स और आर्मर्ड टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा है। अगर लालमोनिरहाट में चीन कोई भी संदिग्ध हरकत करता है तो भारतीय सेना मिनटों में उस खतरे को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता के साथ सिलीगुड़ी में तैनात है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से ऑपरेट हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंस रणनीति ने दुश्मन को उसी के घर में उलझा दिया है। डोभाल का सिद्धांत स्पष्ट है, हमलावर होने से पहले दुश्मन के घर में ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि वो खुद को बचाने में लग जाए। इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश के अंदर बैठे भारत विरोधी तत्वों, जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथियों और आईएसआई के स्लीपर सेल की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और उनके खिलाफ गुप्त आर्थिक और कूटनीतिक प्रहार किए जा रहे हैं। डोभाल ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए चीन को यह सख्त चेतावनी भिजवा दी है कि चिकन नेक के 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीनी गतिविधि को भारत अपने अस्तित्व पर खतरा मानेगा
और इसका जवाब सीधे सैन्य रूप से दिया जाएगा। बॉर्डर पर अब तक केवल डिफेंसिव रहने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को अब अमित शाह ने आक्रामक होने की खुली छूट दे दी है। अमित शाह ने 18 जुलाई को सिलीगुड़ी में बीएसएफ की जुमागाच सीमा चौकी और 18वीं बटालियन बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS के जरिए संवेदनशील इलाकों में स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजर और ड्रोन सर्विलांस का अभेद्य जाल बिछा दिया है। स्मगलिंग पर सीधा प्रहार किया गया है। पशु तस्करी, जाली नोट और हथियारों की तस्करी पर लगभग पूरी तरह रोक लगने से बांग्लादेश के अंदर बैठे उन राजनेताओं और सिंडिकेट्स की आर्थिक कमर टूट गई है जो इस काले धन से भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे। अब बॉर्डर पर किसी भी उकसावे का जवाब कूटनीतिक कागजों से नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई से दिया जा रहा है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल गेम में राज्य सरकारों और क्षेत्रीय नेताओं का रोल भी बेहद अहम हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की अकड़ डीली करने में बड़ी भूमिका निभाई है। असम से होते हुए ही कई बांग्लादेशी व्यापारिक मार्ग और ट्रांजिट गुजरते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और कट्टरपंथ के खिलाफ जो कठोर नीतियां अपनाई हैं, उससे सीमा पार बैठे कट्टरपंथियों में खौफ है। जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए तो असम के सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे सबसे मुखरता से उठाया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव के खिलाफ लोगों को लामबंद किया है। उनके आक्रामक रुख के कारण ही केंद्र को बंगाल में बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों का दायरा बढ़ाने का मजबूत राजनीतिक आधार मिला है। कूटनीति में इतिहास के एहसानों से ज्यादा वर्तमान की निर्भरता काम आती है। भारत ने समझ लिया है कि शेख मुजीबुर रहमान का दौर जा चुका है, इसलिए दिल्ली ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने का एक ऐसा कूटनीतिक ताबीज तैयार किया है जिससे ढाका की सांसें अटक सकती हैं। सबसे पहला हथियार है इकोनॉमिक चॉकहोल्ड। बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था गारमेंट इंडस्ट्री पर टिकी है और इसके लिए जरूरी कच्चा माल, कपास और धागा भारत से जाता है। इसके अलावा प्याज, गेहूं, चीनी जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बांग्लादेश पूरी तरह भारत पर निर्भर है। जब भी बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत नॉन टैरिफ बैरियर्स या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का सहारा लेकर वहां रातों रात महंगाई बढ़ा देता है, जिससे वहां की सरकार अपनी ही जनता के निशाने पर आ जाती है। दूसरा बड़ा हथियार है एनर्जी लीवरेज। बांग्लादेश भयंकर बिजली संकट से जूझता है। भारत के अडानी ग्रुप का झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट और अन्य भारतीय ग्रिड बांग्लादेश को हजारों मेगावाट बिजली सप्लाई करते हैं। भारत ने एक अदृश्य संदेश दे दिया है कि अगर चीन को बॉर्डर पर लाया गया तो ढाका को ब्लैकआउट में डूबने में समय नहीं लगेगा। तीसरा हथियार है वाटर डिप्लोमेसी। बांग्लादेश की 54 नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। तीस्ता नदी के पानी का समझौता बांग्लादेश के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। भारत ने तीस्ता समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर यह बता दिया है कि जब तक ढाका का रुख भारत समर्थक नहीं होता, उसे एक बूंद अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म और वीजा नियमों को कड़ा करके भारत ने साफ कर दिया है कि भारत विरोधी मानसिकता वाले लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन इस कहानी का एक और सबसे बड़ा सस्पेंस है शेख हसीना की वापसी। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने ऐलान किया है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वापस लौटती हैं तो उन्हें बांग्लादेश की धरती पर कदम रखते ही गिरफ्तार किया जाएगा। शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद से भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वह और उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिसंबर 2026 के आसपास स्वदेश लौटेंगे और स्वेच्छा से अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाना चाहती है और इसके लिए कई रिमाइंडर भी भेज चुकी है। सलाहुद्दीन अहमद ने अवामी लीग पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन के बाद अब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी पर नरसंहार का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर बात यह है कि शेख हसीना की वापसी का समय, तरीका और शर्तें अंततः नई दिल्ली तय करेगी। भारत अपनी इस कूटनीतिक एसेट का इस्तेमाल ढाका पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए पूरी ताकत से करेगा। भारत अब
वेट एंड वॉच की नीति से बहुत आगे निकल चुका है। हमारी भविष्य की रणनीति बेहद आक्रामक और स्पष्ट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास केवल बचाव ही नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्राइक की क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल बेस और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स डेवलप किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर चिकन नेक का एक रणनीतिक विकल्प तैयार कर रहा है, ताकि चीन भविष्य में कोई ब्लैकमेलिंग न कर सके। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का खेल शुरू हो चुका है। भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह समझाने में सफल रहा है कि बांग्लादेश में तारिक रहमान या कट्टरपंथियों के उभार से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में आतंकवाद फैलेगा। इससे बांग्लादेश को मिलने वाले पश्चिमी फंड्स पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। और अगर आईएसआई या चीनी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट में विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो भारत ने म्यांमार की तर्ज पर हॉट परसूट या सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के विकल्प को टेबल पर बिल्कुल खुला रखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। अमित शाह की जीरो टॉलरेंस सुरक्षा नीति, अजीत डोभाल का खुफिया जाल, भारतीय सेना की अचूक तैयारी और इकोनॉमिक चॉकहोल्ड ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें बांग्लादेश का चीन प्रेम बुरी तरह फंस गया है। ढाका को अब यह समझ आ रहा है कि चीन उन्हें केवल डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसा सकता है, लेकिन उनके सर्वाइवल, उनके भूगोल और उनकी अर्थव्यवस्था की मास्टर की आज भी नहीं, दिल्ली के ही पास है। आपको क्या लगता है, अगर बांग्लादेश इसी तरह चीन को अपने मिलिट्री बेस सौंपता रहा, तो क्या भारत को म्यांमार की तरह बॉर्डर पार करके सीधा एक्शन लेना चाहिए, या फिर सिर्फ इकोनॉमिक नाकेबंदी से ही ढाका को घुटनों पर लाना चाहिए? अपना जवाब और अपनी स्ट्रेटेजिक राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।